दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पहले अध्याय में आय और व्यय खाते पर। इससे पहले हमने बात की थी प्राप्ति और भुगतान खाते की, और अब हम लोग आ जाते हैं आय और व्यय खाते पर। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, बहुत आसान है, चाहे तो आप लिख लें और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक रहेगा नोट्स का, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि लेखा वर्ष, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझते जाइए। तो जो इसकी विशेषताएं है ना, तो सबसे पहले है कि लेखा वर्ष में क्या हुआ है, इसका जो भी लेना देना है वो एक साल में जो लेना देना हुआ है, एक साल में जो आपको आय हुई है और एक साल में जो आपका व्यय हुआ है उससे लेना देना है। तो हम लोगों ने जब प्राप्ति और भुगतान अकाउंट बनाया था, खाता बनाया था, तो उसमें देखा था कि पिछले वर्ष का बकाया भी कुछ लोग हमें दे दिया करते थे। हम लोग कभी कभी कुछ चीजें एडवांस पेमेंट भी कर दिया करते थे, तो हम लोगों ने पहले से कोई अग्रिम भुगतान कर दिया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आनी चाहिए क्या, सोचिए। अब लेखा वर्ष की ही बात हो रही है, इस चालू वर्ष में जो भी लेना देना है सिर्फ उसकी बात होगी। तो लेखा वर्ष में जब वो सारी चीजें नहीं आएंगी, अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे कि हम लोग जब बनाएंगे अकाउंट तो वो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये और सिर्फ लेखा वर्ष में जो जो चीजें हुई हैं उसको लेकर के ही कंसर्न रहता है, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि जो भी आय और व्यय हुई है उसका ये सारांश है ना, तभी तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ पाएगी। आपको सारे ट्रांजैक्शन, सारे लेन देन अगर मैं दिखा दूं पूरे साल में क्या क्या हुए हैं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो सारांश है पूरे साल का कि कितना कुल मिलाकर के हमारे आय हुई और कुल मिलाकर के हमारे कितना व्यय हुआ, इसकी बात की जाती है हमारे आय और व्यय खाते में। दूसरा क्या है कि हम लोग व्यापारिक संस्थान में हम लोगों ने देखा था तो लाभ और हानि खाता बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये तो अलाभकारी संस्था है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अलाभकारी संस्थाओं की। तो यहाँ पर लाभ की तो बात ही नहीं है, जब लाभ की बात ही नहीं है तो लाभ और हानि खाता तो बनाएंगे नहीं। लेकिन लाभ और हानि खाता में बताता क्या था, लाभ और हानि खाता ये बताता था कि यार कुल मिलाकर के हमें इतना लाभ हो रहा है या इतनी हानि हो रही है, एक ही चीज होगी, या तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों चीजें नहीं होंगी, है ना। आय और व्यय में तो दोनों चीजें होंगी, आय भी होगी आपकी, व्यय भी होगी, लेकिन उसमें से फिर एक शेष बचेगा। तो अगर आय ज्यादा है तो आधिक्य हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, और आय अगर कम हो गई, व्यय अगर ज्यादा हो गया तो कमी हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही खातों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो लगभग एक जैसा है ना, और दोनों ही उपार्जन आधार पर बनाए जाते हैं। उपार्जन आधार का मतलब क्या है, उपार्जन आधार का मतलब है कि एक्रूअल बेसिस पर होते हैं। किस पर होते हैं, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस समझ रहे हैं, एक्रूअल बेसिस में आपने, जैसे एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है, दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस, ठीक है, और दूसरा होता है एक्रूअल। अब एक्रूअल और कैश में देखिए क्या अंतर है। मैं नौकरी करता हूं आपके यहाँ पर, ठीक है, आप मुझे हर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह देते हो। मान लीजिए किसी वजह से हम लोगों का झगड़ा हो गया और मैंने बोला नहीं मुझे 15 दिन ही काम करना है, आप मुझे 15 दिन के पैसे दे दो, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे तो हम लोग 1 तारीख को ही ट्रांसफर करते हैं, मेरी कंपनी 1 ही तारीख को पैसे ट्रांसफर करती है, तो आपको 1 तारीख को पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 15 दिन आपके यहाँ काम किया। अब मैंने 15 दिन काम करने के बाद से मुझे अर्निंग तो मैंने कर ली है, मैंने पैसे कमा लिए हैं, लेकिन मुझे पैसे मिले नहीं। तो एक्रूअल बेसिस बोलेगा कि वो 15 दिन की जो मेरी अर्निंग है मैं अपने खाते में उसको जोड़ लूं। क्या बोलेगा कि जोड़ लूं, ठीक है। ये हम लोग कक्षा 11 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपके लिए। एक्रूअल बेसिस क्या बोलेगा कि जोड़ लो किसको, जो 15 दिन आपने काम किया हुआ है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी अर्न, आपने अर्निंग कर ली, आपने कमा लिया, जो आपको काम करना है तो वो आपने सेवा दे दी है ना। कैश बेसिस क्या बोलता है, कैश बेसिस बोलता नहीं 15 तारीख तक आपने काम किया, आपको कैश नहीं मिला अभी, जिस दिन आपको कैश मिलेगा उस दिन आप मानो। तो ये हमें 1 तारीख को, जो भी अगले महीने की 1 तारीख आएगी तब हम लोग को बोलेगा कि अब आपको पैसे मिल गए। तो ये हमारा कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस रहता है। हम लोग मेनली एक्रूअल बेसिस को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर जगह पर, कुछ जगह पर कैश बेसिस चलता है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको पता भी है वैसे। लेकिन अभी एक्रूअल बेसिस यानी उपार्जन आधार पर ही हम लोग लाभ और हानि खाता भी बनाते हैं, और उसी आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं, आय और व्यय खाता। तो ये व्यापारिक संस्थान में जो बनाया जा रहा है उसी के समतुल्य है, एक ही चीज हम लोग को बता रहा है। अच्छा, तीसरी बात क्या है, केवल आयगत प्रकृति की मदों को जगह होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा लाभ और हानि में भी वैसा ही हुआ करता था। आयगत प्रकृति का क्या मतलब हुआ, आयगत प्रकृति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि रेवेन्यू नेचर की चीजें हो, जो कैपिटल है या पूंजीगत है उनको हम लोग यहाँ पर जगह नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनको हम लोग बैलेंस शीट में जगह देना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के लिए ही उपयोग होगा, अब वो तो काफी आगे आने वाले समय तक उपयोग उसका किया जाएगा। तो हम लोग फर्नीचर में जो पैसा खर्च किया गया उसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन समझिए उसमें जो ह्रास हो रहा होगा वो हम लोग वार्षिक दृष्टिकोण से मानते हैं कि 10% का डेप्रिसिएशन हो रहा होगा या 10% हर साल इसकी कीमत घटती चली जाएगी। तो वो जो हम लोग ह्रास मानेंगे, जो पतन मानेंगे, जो उसकी वैल्यू में गिरावट मानेंगे, वो तो एक लेखा वर्ष में है। क्यों, क्योंकि हम लोग लेखा वर्ष से मतलब ध्यान रखिएगा,
तो लेखा वर्ष में भी कुछ तो जो भी उसकी वैल्यू थी, उसका मान था, उसमें कमी आई होगी। आपने कोई चीज खरीद करके आया, वो पुरानी होती चली आ रही है तो उसकी वैल्यू घट रही है। तो इसी तरह से जो इस तरह की चीजें हैं उनमें हम लोग एक साथ जो निवेश किया गया वो तो पूंजीगत निवेश हो गया, उसको नहीं जगह देंगे। लेकिन इस तरह का जो ह्रास वगैरह हो रहा होगा उसको हम लोग जगह देंगे। और बाकी सिर्फ और सिर्फ आयगत प्रकृति की जो भी मदें हैं, जो भी आइटम्स हैं उस तरह की, उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के खाते में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, फिर जो शेष की बात की, अब यहाँ पर मैंने बताया शेष का क्या मतलब है। शेष का मतलब ये हो गया लाभ और हानि में तो आपको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो आय ज्यादा है व्यय ज्यादा है। तो अगर आय ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आधिक्य, आधिक्य को बोलते हैं सरप्लस, और कमी को बोलते हैं डेफिसिट। तो या तो आधिक्य हो जाएगा या डेफिसिट हो जाएगा। तो अभी अकाउंट बनाएंगे तो कहां पर आधिक्य लिखा जाएगा, कहां पर कमी होगी, और कमी हो रही है तो किस साइड आएगी, ये सब बात हम लोग अभी जब अकाउंट बनाने स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद व्यय तथा हानि, ये नाम पक्ष में यानी कि डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो देखिए, आप लोग ऑलरेडी व्यावसायिक संगठनों के लिए, जो भी व्यापारिक संगठन है उनके लिए क्या बना चुके हैं, लाभ और हानि खाता बना चुके हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हानि होती है वो हम लोग डेबिट साइड पर लिखते हैं। किस साइड पर, डेबिट साइड पर। और आय और जो वहां पर लाभ होता है उसको हम लोग कहां पर लिखा करते थे, क्रेडिट साइड पर, जमा पक्ष में। तो वैसा ही यहां पर होगा, उसी के बिल्कुल समतुल्य है। तो अगर आपका व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम लोग पहले लिखते हैं इस साइड, बाएं साइड। बाएं साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। और जो हमारा आय हो रही है उसको हम लोग लिखते हैं दाहिने साइड, यानी कि किस साइड, क्रेडिट साइड, जमा पक्ष में। ठीक, ये हो गया। अब निवल प्रचालन परिणाम, निवल प्रचालन परिणाम का मतलब क्या होता है, निवल मतलब नेट, प्रचालन मतलब ऑपरेटिंग, है ना, परिणाम मतलब रिजल्ट। तो नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी कि नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या आया था, जो हमारा शेष था, यही तो हमारा नेट निवल प्रचालन परिणाम जो है वो कुछ और नहीं है, क्या है, यही तो निकल कर क्या आया, शेष। अब शेष आधिक्य हो सकता है या कमी हो सकता है। ठीक, अब हम लोग जब लाभ और हानि खाते में लाभ होता था तो हम लोग उसको क्या करते थे, एक तरह से पूंजी में जोड़ दिया करते थे। जब अपनी बैलेंस शीट की बात करें तो उसी दिन अगर हम पूंजी बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूंजी तो होती नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एक फंड होता है, कैपिटल फंड होता है ना। तो पूंजी निधि बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पूंजी निधि या फिर सामान्य निधि। तो सामान्य निधि या पूंजी निधि में जो भी हमारा शेष आया है उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर हमें सरप्लस मिल गया, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी आय ज्यादा हुई है पूरे साल में। तो अगर आय ज्यादा हुई है तो पूंजी निधि सीधी सी बात है बढ़ रही होगी, तो हम लोग पूंजी निधि में उसको जोड़ देंगे। और अगर मान लीजिए कि हमें डेफिसिट हो गया, हमारे आय कम हुई व्यय ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, पूंजी निधि से वो अमाउंट घटा देंगे जब हम लोग अपना तुलन पत्र बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, तुलन पत्र में। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि तुलन पत्र में पूंजी निधि में हस्तांतरित कर देते हैं। तो पूंजी निधि में हम लोग क्या हस्तांतरित कर देते हैं, जो भी हमारा आधिक्य आया या कमी आया उसको उसी हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये तो बेसिक हमारा क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अब प्राप्ति एवं लाभ खाते की जरूरत हमें पड़ती है अपना आय और व्यय खाता बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से याद करिए, प्राप्ति और भुगतान खाते में तो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को भी इंक्लूड कर लेते थे। अगर किसी ने पिछले वर्ष का बकाया मुझे दिया तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। साथ में मैंने अगर कोई अग्रिम भुगतान कर दिया तो मैं उसको भी प्राप्ति एवं भुगतान में जोड़ लेता था। लेकिन आय और व्यय का तो लेना देना सिर्फ और सिर्फ उसी साल से है, तो हम इन सारी चीजों को हटाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और बात समझिए, जो हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता था वहां पर हम लोग ये देख रहे थे एक तरह से रोकड़ पुस्तिका का क्या था, वो सारांश था। तो वहां पर जो भी चीजों में कैश में चीजें हो रही है, डीलिंग्स हो रही है, जहां पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, आप सिर्फ उसको नोट कर रहे थे, है ना। तो एक तो वहां पर पहली बात है कि आयगत के साथ साथ पूंजीगत प्रकृति की चीजें थी, वो सारी हम हटा देंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, पूंजी को छोड़ने के साथ साथ जो चीजें जैसे डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन में कोई पैसा तो जा नहीं रहा, आपका फर्नीचर रखा रखा खराब हो रहा है, पुराना हो रहा है, तो वो कहीं से आपको पैसा तो देना नहीं पड़ा, तो आप उसको भुगतान भी में जोड़ते नहीं हो। लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या मानते हैं, एक तरह का व्यय मान लेते हैं। सीधे तौर पर तो व्यय नहीं है, लेकिन जो मूल्य ह्रास हो रहा है उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें प्राप्ति और भुगतान के साथ साथ कुछ और जानकारी की भी जरूरत होती है, कब, जब हम लोग आय और व्यय खाता बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसको उदाहरण एक कुछ प्रश्न करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या क्या किसी चीज जरूरत पड़ती है वो मैं अभी आपको लिख करके बताता हूँ। तो अब देखते हैं कि आय और व्यय खाता बनाएंगे कैसे। कुछ विशेषताएं हम लोगों ने देख ली, थोड़ा बहुत आइडिया भी ले लिया। तो सबसे पहले, आमतौर पर, जरूरी नहीं है, कई बार आपको रोकड़ पुस्तिका भी सीधी दे दी जाएगी, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन आमतौर पर आपको प्राप्ति और भुगतान खाता दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पेमेंट एंड रिसीट अकाउंट, ठीक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। और उस खाते से जानकारी जुटा करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन समझिए कि बहुत सारी चीजें तो उस खाते में होती नहीं है। जैसे आपको जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो ह्रास हो रहा है, वो नहीं हो रहा। कई चीजें ऐसी हैं जो जिसको आप प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी बैंक्स होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि
कोई बैंक है, बैंक का मेन काम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है बैंक का काम होता है लोन बांटना। कुछ लोगों से पैसे ले आओ, बाकी लोगों को पैसे बांट दो, और पैसे इनसे बांट दिए, उनसे आप उच्च दर पर इंटरेस्ट ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो, और जिनसे पैसे लिए हैं उनको थोड़ा कम ब्याज दे रहे हो, तो बीच का जो मार्जिन होता है उसी में उनका पूरा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो अभी एक केस हुआ था यस बैंक का, इसमें काफी लोगों को, जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफी नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों को। तो उसमें जो उनके फाउंडर हुआ करते थे राणा कपूर, उनको उनके आसपास आजकल काफी चेकिंग वगैरह चल रही है, और ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय उसको हम लोग बोलते हैं, वो उनकी गिरफ्तारी वगैरह भी कर रहा है, क्योंकि ऐसा था कि उनको पता चल रहा था कि बहुत सारे लोन खराब हैं, और उसको उन्होंने क्या किया, अपने जो बुक्स है उसमें जगह नहीं दी। मतलब समझिए कि मुझे ये पता है कि मैंने 10,000 करोड़ रुपए का लोन बांट दिया, अब 10,000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपए वापस नहीं आने वाले, तो उसके लिए मुझे पहले से पता तो नहीं होता है, लेकिन एक अंदाज लग रहा होता है कि आपको इतना आएगा, इतना नहीं आएगा, तो उसके लिए अलग तरह की रेटिंग्स होती हैं, वो सब चीजें अलग हो जाएंगी, फाइनेंस हो जाएगा वो। लेकिन आप ये समझिए कि हम लोग ये मान करके चलते हैं मुख्य रूप से बैंक में ही और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये वाली चीज होती है, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, जिसको बोलते हैं प्रोविजनिंग की जाती है। तो हम ये मान लेते हैं कि इतना पैसा वापस नहीं आएगा, इसलिए उसको एक तरह से व्यय की तरह हम लोग देख लेते हैं पहले से ही। तो वो भी हो गया, साथ में डिप्रिसिएशन हो गया। ये सारी चीजें हमारे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तो होती नहीं है, इसमें तो भाई जो पैसे से सीधी सीधी चीजें वो हो रही है, तो डिप्रिसिएशन नहीं होगा, प्रोविजनिंग नहीं होगी, प्रावधान नहीं होगा। तो ये सारे पर हमें अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? अतिरिक्त जानकारी चाहिए होती है। तो अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए स्थायी परिसंपत्तियों पर ह्रास, ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन, और कितनी प्रोविजनिंग की जाए। तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरह की रेटिंग होती है कि आपने ये लोन बी कैटेगरी का है, ये डबल बी रेटिंग का है, तो उस हिसाब से आपको हर एक की प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, डबल बी एंड बिलो बोलते हैं उसमें, तो वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी, लेकिन आप समझिए कि कुछ प्रावधान आपको करना पड़ता है अगर आपने किसी को ऋण दे रखा है, क्योंकि सारा पैसा वापस आ जाएगा ये मानना ठीक नहीं रहता। और समझिए बकाया तथा अग्रिम से संबंधित जानकारी। क्यों भाई? क्योंकि बकाया और अग्रिम, जो हमारा प्राप्ति और भुगतान खाता है वो तो पैसा देख रहा है, आपने बकाया पैसा भी अगर किसी टाइम पीरियड में दिया तो वो भी हमारे प्राप्ति और भुगतान खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बकाया पैसा पिछले साल का बकाया इस साल दे दिया, तो वो इस वर्ष की आमदनी तो है नहीं, वो वास्तव में आमदनी तो पिछले वर्ष की है, और इसलिए आय और व्यय में हम सब उसी वर्ष की आय और व्यय की बात कर रहे होते हैं। इसलिए हमें ये जानकारी देखनी होती है कि जो भी हमें पैसा मिला है वो उसमें से पुराने वर्ष का कितना है, और अगले वाले वर्ष का किसी ने एडवांस जो दे दिया है, अगले मतलब एडवांस, वो भी हमें पता करना होता है। ठीक, तो ये जानकारियां हमें चाहिए होती है। अच्छा, साथ में कुछ जानकारी ऐसी होती है जो अनावश्यक होती है, जो हमें मिल जाती है प्राप्ति और भुगतान खाता से। अनावश्यक किस दृष्टिकोण से? आय और व्यय खाता को बनाने की दृष्टिकोण से। आपको वो चीजें चाहिए ही नहीं है, तो क्या क्या नहीं चाहिए उसमें? एक चीज तो सबसे पहले आती है आरंभिक एवं अंतिम शेष। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी पैसा पड़ा हुआ था स्टार्टिंग में, कैश हाथ में भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड, या बैंक के साथ डिपॉजिट हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? हस्तस्थ रोकड़ या फिर बैंकस्थ रोकड़। अब जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है और साल के अंत में जो पैसा बच रहा है, वो आय और व्यय से तो उसका कोई लेना देना है नहीं। मान लीजिए मेरे पास, मैंने 500 रुपए हैं, मैंने दुकान शुरू की और आज पहला लेखा वर्ष का पहला दिन है, मेरे पास पहले से 500 रुपए और पड़े हुए हैं, और उसके बाद से जो मेरी आमदनी हो रही है उसमें उन 500 रुपए का तो कोई लेना देना है नहीं। जो मेरी आमदनी हो रही है वो तो बीच की जो गतिविधियां हैं उससे हुई है। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या पैसा था आरंभिक, और अंत में क्या बचा, जो पैसा बचा उनका कोई लेना देना सीधे तौर पर हमारा है नहीं। ठीक है, और अंतिम शेष में हम लोग को, आपको याद होगा प्राप्ति और भुगतान खाते में, वो हम लोग बैलेंस करने के लिए एंट्री करते थे, एक संतुलन बैठाने के लिए एंट्री किया करते थे, संतुलन की वजह से वो प्रलेखन होता था। तो इस वजह से हम लोग प्रारंभिक और अंतिम शेष का जो कुछ भी प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिया हुआ है उसको हटा देते हैं, उसको देखते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्राप्ति और भुगतान खाते में हमारे क्या होता है, पूंजीगत जो भी एंट्रीज होती हैं। आपने फर्नीचर खरीदा तो वो हमारा आ जाएगा किसमें, पूरा का पूरा पैसा जो भी फर्नीचर खरीदने में गया वो पूरा का पूरा हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाते में भुगतान में डाल देते हैं। लेकिन वो फर्नीचर एक साल में तो कंज्यूम नहीं हो जाएगा, तो वो आयगत प्रकृति का तो हुआ नहीं। तो जो भी पूंजीगत प्रकृति की, चाहे आय हो चाहे पूंजीगत प्रकृति का भुगतान हो, उन दोनों को ही समझ रहे हैं, चाहे आय हो चाहे भुगतान हो, किस तरह का। आय नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर प्राप्ति लिखना चाहिए, पूंजीगत प्रकृति की जो प्राप्ति हुई है, क्योंकि प्राप्ति और भुगतान खाते से हम लोग देख रहे हैं। तो प्राप्ति हुई चाहे भुगतान किया आपने किस तरह का, पूंजीगत तरह का, उसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं आय और व्यय खाते में। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयगत यानी कि रेवेन्यू टाइप की, जिसका नेचर आयगत है, प्रकृति आयगत है, उस तरह के ही आय और प्राप्ति और भुगतान को हम लोग देखते हैं। तो अब आगम प्राप्तियों की बात हो गई। अब हमें आगम प्राप्तियां मिल गई। क्या मिल गई? आगम प्राप्तियां। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम लोग प्राप्तियों में
आगम आगम यानी कि आयगत, आगम आयगत और रेवेन्यू एक ही बात है। तो चाहे हम आगम प्राप्तियों की बात करें, चाहे हम आयगत प्राप्तियों की बात करें, चाहे हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें, हम वो सारी चीजें देख लेते हैं। लेकिन इसमें भी हमें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप समझिए, रेवेन्यू रिसीट्स तो हमें पुराने साल की भी मिल जा रही है ना, आगे साल का कोई एडवांस भी दे रहा है। तो जिसने हमें पुराने साल का कुछ बाकी था वो दिया, अगले साल का दिया, तो निश्चित रूप से हम वो घटा देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस साल से मतलब है। तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे गत वर्ष और आगामी अवधि से संबंधित प्राप्तियों को। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्राप्ति आपको इस साल मिलनी थी, वो मिली नहीं अभी तक, तो वो आपकी अर्निंग हो गई है। क्यों? क्योंकि आप लोग याद करिए, उपार्जन आधार पर हम लोग बना रहे हैं। किस पर? अभी जस्ट पहले, इससे पहले जो लिखा था उसमें मैंने आपको बताया था उपार्जन आधार पर, मतलब अक्रूवल बेसिस पर। तो आपको पैसे मिलने चाहिए थे, मिले नहीं, तो वो आपकी अर्निंग हो गई, आय हो गई है इस साल के लिए। आपको रियलाइजेशन नहीं हुआ, आपको पैसे मिले नहीं, तो हम लोग आय और व्यय खाते में उसको क्या मानते हैं? अपनी आमदनी मानते हैं। तो घटा तो वो देंगे जो हमें पिछले साल और अगले साल का मिला, लेकिन चालू वर्ष की अप्राप्य राशियां हैं, जो है अप्राप्त, जो अभी तक मिली नहीं है, उनको भी हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे वापस से। ठीक, तो इस तरह से हमें जो भी आगाम प्राप्तियां हैं, वहां से हमें जो भी हमारी आय हो रही है वो हमें इस तरह से दिख जाएगी। बिल्कुल वैसा ही करेंगे किसमें? व्यय के केस में। तो आगम प्राप्तियों के साथ किया, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा? आयगत व्यय की जब बात करेंगे, यहाँ पर आप भुगतान भी कर सकते हो, तो हमें आयगत भुगतान देख लिया हम लोगों ने, क्योंकि पूंजीगत तो देखना ही नहीं है। लेकिन आयगत भुगतान में हो सकता है भाई आपने अगले साल का जमा कर दिया कुछ पहले से ही, बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल आपने पहले से ही काफी कुछ एडवांस दे दिया, तो वो अग्रिम जो आपने जमा किया, एडवांस किया है, और जो पिछले साल का आपने किया था उससे भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस साल की बात हो रही है। और इसी तरह से हो सकता है इस साल आपको कोई और बिल देना था। मान लीजिए आपके घर में, आपकी दुकान पर कोई पर्दे बनाने आया और वो पर्दे वाले के पैसे अभी तक बाकी हैं, आपने इस साल दिए ही नहीं, तो इस साल जो आपके पैसे बाकी रह गए उनको आप क्या कर दोगे? अपने व्यय में जोड़ दोगे, क्योंकि वो आपका व्यय हो गया है, आपने उसको पैसे दिए नहीं है। तो आपको देने हैं लेकिन आपने दिए नहीं, तो उसको भी हम लोग जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? चालू वर्ष का बकाया। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक तरह से देख लिया है, सारी चीजों को समझ लिया है। अब इसी का हम एक उदाहरण करेंगे ना, एक दो उदाहरण करेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग अब करते हैं अपना उदाहरण।